श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग बढ़ने के साथ ही दिनों दिन साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं और लोग साइबर ठगी के शिकार भी हो रहे हैं। इस साइबर ठगी से कैसे बचा जाए, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने के साथ ही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय क्या सावधानियां बरती जाए, इन सब मुद्दों पर आकाशवाणी रायपुर के समाचार प्रमुख विकल्प शुक्ला ने बात की छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर सेल के प्रभारी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कवि गुप्ता से। पेश है इस भेंटवार्ता की पहली कड़ी। कवि गुप्ता जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कवि जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लंबे अरसे से जो साइबर अपराध है उन्हें देख रहे हैं, डील कर रहे हैं आप ऐसे मामलों को, साइबर अपराध से संबंधित मामलों को, तो हम ये जानना चाहते हैं कि साइबर अपराध क्या होता है, किस तरह के क्राइम को या अपराधों को आप साइबर अपराध की श्रेणी में रखते हैं। धन्यवाद विकल्प जी। जैसा आपने सवाल किया कि साइबर क्राइम क्या होता है, तो इसके बारे में मैं ये बताऊं कि यूं तो साइबर क्राइम को किसी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है जी। फिर भी अपराध की दृष्टि से किसी भी प्रकार की डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि द्वारा इंटरनेट का प्रयोग कर किसी अन्य व्यक्ति को आर्थिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाकर आहत किया जाना साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। जी कवि जी, आज तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह के अपराध जो है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसके प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि हमने देखे कि अलग अलग प्रकार से ठगी होती है या कभी फेक आईडी बना के होता है। तो किस तरह के अपराध जो हैं वो साइबर अपराध माने जाते हैं, इसके प्रकार क्या क्या हैं? देखिए, साइबर अपराध सबसे पहली बात ये बदलते रहती है जी, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, अतः इसी वजह से इसको कोई निश्चित प्रकार में हम नहीं बांट सकते। हालांकि हमारे यहाँ पे एक साइबर क्राइम पोर्टल है, इसके अनुसार कुछ प्रकारों में इसको विभाजित किया गया है। जैसे जिस प्रकार के साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके आधार पर जी। जैसे ऑनलाइन जॉब संबंधी फ्रॉड, वित्तीय धोखाधड़ी के जो केस आते हैं जी। इसके बाद रैंसमवेयर या कंप्यूटर डिवाइस को नुकसान पहुंचाने संबंधित अपराध। तो इस प्रकार से लगभग 6-7 प्रकारों में इसको विभाजित किया गया है जी। यदि वर्तमान में जो साइबर क्राइम घटित हो रहे हैं इसकी अगर बात की जाए तो अभी मुख्यतः जो है वो 5-6 प्रकार के जो क्राइम है अभी वो लगातार इनके संबंध में शिकायतें आ रही हैं, जिनमें सबसे पहले है ऑनलाइन जॉब या निवेश के नाम पे ठगी जी। दूसरा है ऑनलाइन लोन देने के नाम पर ठगी जी। तीसरा एक शब्द आपने सुना होगा, अभी काफी चर्चा में है, ये शब्द है सेक्सटॉर्शन जी। मतलब किसी को अपने मोह जाल में फंसा करके उसका आपत्तिजनक वीडियो बना करके उसके बाद उसके पैसे की मांग करना जी। इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे ठगी जी। और सोशल मीडिया में आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री प्रसारित करने संबंधी शिकायतें आ रही हैं। जी कवि जी, ये तो आपने प्रकारों की बातचीत की और इससे कैसे बचना चाहिए इस पर तो हम आगे आएंगे ही, लेकिन हम ये चाहते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग सुनते हैं, मोबाइल का तो अब सब लोग इस्तेमाल करते ही हैं, डिजिटल पेमेंट्स भी लोग करते हैं। जब हम ये अलग अलग जो आपने प्रकार बताए, जैसे ऑनलाइन जॉब या निवेश के नाम पर ठगी को ही लें, तो ये किस तरह से ठगी होती है, पहले इसके बारे में हमें बताइए। मैं अलग अलग प्रकार में इसलिए आऊंगा क्योंकि लोगों को ये समझ में आना चाहिए, अरे हाँ भाई ऐसा तो मैसेज आया था हमारे पास में, तो थोड़ा सा ये भी आप विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं जितनी भी मैंने प्रकार बताया उसको मैं विस्तार से एक एक करके मैं बताता जाऊंगा, ताकि जो भी श्रोता है उनको ये समझ में आए कि ये इस प्रकार का जो ठगी है वो किस प्रकार से घटित होता है। तो सबसे पहले जैसा आपने पूछा कि ऑनलाइन जॉब या निवेश के नाम पे जो ठगी होती है वो किस प्रकार से की जाती है। अभी आपको ये पता होगा कि जब से कोविड का दौर आया तो उसके बाद से लोगों का रुझान जो है वो ऑनलाइन जॉब की ओर ज्यादा बढ़ा है जी। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम घर बैठे हैं, हमारे पास कुछ समय है, तो क्यों ना इसका फायदा उठा करके कुछ ऑनलाइन जॉब ढूंढा जाए जी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ऐसे लोग जब अपनी कोई आवेदन इंटरनेट पर पोस्ट करते हैं, इसके लिए कई पोर्टल्स हैं, तो जो साइबर क्राइम के गिरोह के लोग हैं वो इन नंबरों को उसको देखते हैं और इसकी रेकी करते हैं।
अच्छा। इसके बाद वो फिर बेरोजगार है, ऐसे बेरोजगार जो नौकरी चाहते हैं ऑनलाइन, तो इनको वो व्हाट्सएप या फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रोच करते हैं और वो अपने आप को किसी कंपनी का प्रतिनिधि बताते हैं जी। इसके बाद फिर ये उन लोगों से कुछ या तो फीस की मांग करेंगे नौकरी के नाम पे, या फिर एक अभी जो दूसरा ट्रेंड अभी चला है सबसे ज्यादा, वो ये है कि वो उनसे बोलते हैं कि आप उनको एक टास्क देते हैं जी, एक बहुत छोटा सा टास्क देते हैं ताकि वो जो पीड़ित है उसको ये विश्वास हो जाए कि उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है और उस काम के एवज पे उसको मेहनताना मिल रहा है। अच्छा। तो शुरुआत में उसको कुछ छोटा छोटा टास्क दिया जाता है और उसके बाद फिर उनको बोला जाता है कि ये टास्क पूरा होने के बाद फिर आपको ये पैसा दिया जाता है जी। इसके बाद उनसे पैसे की मांग की जाती है कि आपको अब इतना पैसा और लगाना है और इस पैसे को लगाने के बाद आपको टास्क दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं जी। जब पीड़ित को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ इस टास्क को पूरा करने से मुझको पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो वो इस जाल में फंस जाता है और वो लगातार ज्यादा और बड़ी राशि लगाना स्टार्ट कर देता है जी। जब बहुत बड़ी राशि हो जाती है तो अचानक से फिर उसका जो विड्रॉल है या पैसा निकासी की जो व्यवस्था रहती है उसको रोक दिया जाता है। अच्छा। यह कहकर कि आपके द्वारा कुछ गलती की गई है या फिर इसकी निकासी के लिए आपको कुछ शुल्क अदा करना होगा और उसके बाद फिर शुल्क और तमाम प्रकार के फॉर्मेलिटीज का हवाला देकर के लगातार पीड़ित से और पैसा ऐंठा जाता है जी। इस तरीके से ये ऑनलाइन जॉब या निवेश के नाम पे ठगी कारित की जा रही है। इसमें कवि जी देखने में आता है कि आमतौर पे कई बार एसएमएस आते हैं कि आपके नाम पे लॉटरी लग गई है 50,000 की, 5 लाख की। इसके बारे में भी बताइए किस तरह के आते हैं और कैसे फ्रॉड होता है ये। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया विकल्प जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि ऑनलाइन दुनिया में कोई भी शॉर्टकट पैसा कमाने का नहीं है। जो भी आपको इस प्रकार का मैसेज दे रहा है कि आपकी लॉटरी लगी है, आपका चयन जो है कौन बनेगा करोड़पति में हो गया है या आपके नाम पे कैशबैक ऑफर आया है जी, आप उस पे आंख मूंद करके बिल्कुल भरोसा नहीं करें, क्योंकि 90% चांसेस है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है कि यदि ऐसा ऑफर किसी अधिकृत कंपनी या ऐप के नाम की ओर से आ रहा है तो उसका जो मैसेज होगा वो आपको अलग से उस कंपनी की ओर से दिख जाएगा जी। लेकिन जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फोन करके आपको ये बताता है कि आपका कोई लॉटरी लगा है, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है जी। और जैसे मैंने पहले बताया कि नेट की दुनिया में भी मतलब पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है जी। अतः आपको इस पे आंख मूंद करके बिल्कुल भरोसा नहीं करना है और जहां आप इसके झांसे में आएंगे तो वो आपसे किसी शुल्क के नाम पे वो लगातार वो पैसा ऐंठता जाएगा और आप इस प्रकार की ठगी के शिकार हो सकते हैं जी। आपने कवि जी जो अगला बताया था तरीका वो है ऑनलाइन लोन के नाम पे ठगी, क्योंकि कई बार जरूरतमंद व्यक्ति रहता है, बैंक में जाते हैं, बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं वहां पे, तो उसको लगता है शॉर्टकट तरीके से हमें जल्दी से कहाँ आसानी से लोन मिल जाए, तो इसका भी शिकार होता है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि किस तरह के मामले आपके सामने आते हैं। विकल्प जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सवाल आपने उठाया ऑनलाइन लोन का, ये इस प्रकार की जो ठगी है वो तो आज के दिनांक में इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि ये एक तरीके से आज के दिनांक में ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुकी है। अच्छा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न कैसे है जी। अब इसकी शुरुआत तो आपको दिखती है एक ऑनलाइन लोन के ऐप के रूप में जी, जहां पे एक ऐप के माध्यम से लोगों को आसानी से लोन देने का झांसा दिया जाता है जी। और कई लोगों को ऐसा लोन मिल भी जाता है जी। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इस लोन के ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता है, उसके साथ ही ये ऐप जो होता है वो आपके मोबाइल से ऐसे ऐसे परमिशन मांग लेता है जो कि उसे नहीं मांगना चाहिए जी। जैसे कि उस मोबाइल फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट स्टोर्ड है उसका परमिशन, उस मोबाइल फोन में जितने फोटोज हैं, वीडियोज है, उसका परमिशन जी। ये परमिशन मिल जाने के बाद ये ऐप क्या करता है, आपके मोबाइल से ये सारा डाटा चुरा ले जाता है। अच्छा। और इसके बाद फिर शुरू होता है पीड़ित को परेशान करने का, उसे प्रताड़ित करने का सिलसिला। आप यदि लोन दे देते हैं, उसके बावजूद भी कई बार देखा गया है कि लोन नहीं मिलने का हवाला दे करके या लोन पे और शुल्क लगा करके फिर पीड़ित को लगातार प्रताड़ित किया जाता है जी। और इसके बाद पीड़ित के जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं जी, उनको फिर पीड़ित के नाम पर
कि ये पीड़ित जो है आपसे आपका रिश्तेदार है जी। तो इसने हमारे कंपनी के साथ धोखेबाजी की है और उसे कई प्रकार से अश्लील गाली गलौज तक भी दे करके उसे बदनाम किया जाता है जी। यही तक नहीं, जब ऐसी एजेंसियों का पता किया गया कई पुलिस द्वारा तो पाया गया कि ये जो पूरा धंधा है जी। ये यहाँ से संचालित नहीं हो रहा है जी। ये पैसा जितना भी ये पीड़ित से ऐंठते हैं ये पैसा जा रहा है विदेश में और यहाँ पे कई बार देखा गया है कि कई चीनी नागरिक चीन के नागरिक भी इस प्रकार के एजेंसी में इस प्रकार के रैकेट में इन्वॉल्व है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के भी अफ्रीकन है, चीनी नागरिक है, तो विदेशी देश के नागरिकों का भी इसमें बड़ा हाथ है। और ये जो अपराध है ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है जिसमें एक व्यक्ति लोन ऐप डाउनलोड करवाता है, एक व्यक्ति जो है वो उनसे परमिशन लेता है, एक कंपनी जो है वो एसएमएस भेजती है, एक कंपनी जो है वो पैसा जमा करवाती है। ऐसे करके हर एक व्यक्ति का अलग अलग, हर एक ग्रुप का अलग अलग काम बटा होता है। मतलब उस तक पहुंचना भी फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक हद के बाद फिर उसके बाद उस तक पहुंच पाना भी मुश्किल हो जाता है। जी। एक आपने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे ठगी, ये जैसे OLX है, इंस्टाग्राम है, इसमें किस तरह की, क्योंकि इसमें भी कई लोग जो है इसका ठगी का शिकार हुए हैं, उनसे वो QR कोड मांग लिया जाता है, UPI वो मांग लिया जाता है और फिर जो है पता चला कि उनका पैसा निकल गया। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, आप जानते हैं विकल्प जी की जैसे ही मोबाइल और इंटरनेट का पहुंच आम जनता तक पहुंचा है तब से इस प्रकार के जितने भी मैंने जिक्र किया और आपने भी जिक्र किया, इस प्रकार के क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है, हमारी जो जानकारी है ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड या ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड वो पूरी नहीं होती है। अब जैसे कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की बात की, इसमें जो अभी सबसे ज्यादा प्रचलित अपराध का तरीका है वो है OLX या फिर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे कोई भी व्यक्ति अपना सामान बेच सकता है या खरीद सकता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे प्लेटफॉर्म में आर्मी के किसी पर्सन का हवाला दे करके एक जो साइबर क्राइम का गिरोह है वो क्या करता है, वो ग्राहकों को लुभाता है और ये बोलता है कि क्योंकि मैं आर्मी से हूं और मैंने ये सामान कैंटीन से खरीदा है और अब मेरा ट्रांसफर हो रहा है, मैं इसे सस्ते में देना चाहता हूं। जी। क्योंकि व्यक्ति अपने आप को आर्मी का बताता है तो जो ग्राहक होता है या पीड़ित होता है वो उसकी बात पे आसानी से विश्वास कर लेता है, सोचता है कि हाँ आर्मी से है तो वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। और आर्मी के जॉब में इस प्रकार का कई बार देखा जाता है कि कैंटीन से व्यक्ति सामान खरीदता है और उसका लगातार उसका ट्रांसफर हो जाता है तो उसे अपना जो सामान है उसको शिफ्ट करना होता है। जी। तो इस झांसे में आकर के फिर लोग जो है वो उससे सामान का डील कर लेते हैं और एक बार जब सामान का डील जब तय हो जाता है तो फिर वो जो ग्राहक है उससे वो पैसा मंगवा लेता है। जी। और पैसा मंगवाने के बाद फिर उसको सामान की डिलीवरी देने से वो फिर लास्ट में वो मना कर देता है। वो उसको लगातार ये बोल करके ठगता है कि आपका सामान अभी यहाँ तक पहुंच गया लेकिन कुछ टैक्स है, इसके कारण हम सामान का डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, अतः आपको फिर से वो टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको वो सामान की डिलीवरी हो पाएगी। और इस तरीके से वो लगातार अलग अलग बहानों से वो पीड़ित से लगातार पैसा ऐंठते जाता है और अंत में पीड़ित को पता चल जाता है कि उसको कोई सामान की डिलीवरी नहीं हो रही थी और वो एक साइबर ठग का शिकार हो गया। कवि जी, जो आपके साथ बातचीत चल रही है ये बहुत रुचिकर भी है और बहुत ही ज्यादा ये जानकारी से भरपूर है और हम इस बातचीत को जारी रखेंगे हमारे अगले अंक में। और निश्चित रूप से इसके बाद जो हमारा अगला अंक होगा उसमें आपने जो भी हमें बताए साइबर अपराध के प्रकार, उनमें से कुछ प्रकार अभी बाकी रह गए हैं, उनके बारे में तो हम बात करेंगे और फिर कैसे बचा जाए इनसे, इसके बारे में भी हम पता करेंगे। श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।